हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का डीएलपी इंस्टीट्यूट में। मैं हूं लव पाठक और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10 साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जो अनसॉल्व्ड है 2025 का सेट नंबर फर्स्ट, जिसका कोड है सीजे, जैसे आपके आपको आपको इस अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छा देखो, अब ये अनसॉल्व आपको करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप वास्तविक क्वेश्चन नहीं करोगे, ज आपको जैसा पेपर मिलता है एग्ज़ाम में वैसा नहीं करोगे, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि पेपर को कैसे करना है, पेपर में कैसे क्वेश्चन्स आते हैं और इन क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना होता है। और उनका जो टाइम बाउंडेशन होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप उसको क्वेश्चन को कर पाओ। तो चलिए, मेरे साथ क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करिए और अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमसे पूछिए और उनको हम आपको जैसा ज़रूरत होगा एक्सप्लेन करने की प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज के इस सेट को, ठीक है? तो जैसा कि ये सारे न निर्देश लिखे होंगे, आपको बताए गए होंगे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। करना क्या है, इसमें आपको खंड मिलेंगे अलग-अलग, इसमें पहला खंड जो होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा और दूसरा जो मेन खंड होगा वो जो आपको लिखने वाले प्रश्नों का होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं आपको ओएमआर शीट में करने होते हैं, लेकिन आपको सॉल्व तो पहले करना पड़ेगा पेपर में, इसके बाद में आपको ओएमआर शीट पर उसपे गोला भराना भरना होता है। और जो दूसरा खंड मिलता है आपको लिखने वाले प्रश्नों का, खंड बा जो होगा उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कॉपी में आंसर शीट में लिखना होता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं और सीख भी लीजिएगा कैसे किस क्वेश्चन करना होता है, ठीक है? क्वेश्चन पहला है आपका, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाना, बिंब की स्थिति कहाँ होती है? अच्छा, क्या बिंब का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिंब का मतलब होता है वस्तु भैया, बिंब का मतलब क्या है? वो वस्तु है, ठीक है? और कहा है अवतल दर्पण, क्या कहा है? अवतल दर्पण। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे अवतल दर्पण कैसे बनता है? ऐसे तो बनता है। अवतल दर्पण में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही केस है, जहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है ना, वो वस्तु से बड़ा और जो है आभासी बनता है। कौन-सा है? जब वस्तु कहाँ हो? फ़ोकस और ध्रुव के बीच हो, या कह सकते हो ध्रुव और फ़ोकस के बीच अगर वस्तु होती है तभी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है। एक ही केस है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अ, फ़ोकस और ध्रुव के बीच, है ना? ध्रुव और फ़ोकस के बीच में, पी और एफ के बीच में, है ना? याद है आपको? आपका आंसर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत? बताइएगा अगर दिक्कत हो। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फ़ोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण और लेंस समभौता होंगे। याद रखिए, हमेशा याद रखिए। क्या याद रखिए? कि भैया अगर अगर आपसे कह दिया गया कि फ़ोकस दूरी माइनस में है, तो माइनस में फ़ोकस दूरी किसकी होती है? याद रखो किसकी होती है? फ़ोकस दूरी अगर बात की जाए माइनस में, तो माइनस में फ़ोकस दूरी किसकी होगी? प्लस में किसकी होगी? याद रखना। अगर वो अवतल है, क्या है? अवतल है, चाहे वो दर्पण हो, चाहे लेंस हो, तो फ़ोकस दूरी माइनस में होगी और अगर प्लस है, तो फ़ोकस दूरी क्या होगी? उत्तल होगी, है ना? उत्तल दर्पण भी हो सकता है, उत्तल लेंस हो सकता है। तो आप क्या कहोगे? हो सकता है ये गोलीय दर्पण या जो लेंस है ना? -15 सेंटीमीटर फ़ोकस दूरी है, तो ये अवतल क्या होगा? अवतल होगा। या अवतल दर्पण भी हो सकता है, अवतल लेंस भी हो सकता है। देखिए कहाँ है? दोनों अवतल होंगे। दोनों क्या होंगे? दोनों के दोनों दर्पण और लेंस क्या होंगे? अवतल होंगे। आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ज़रा पढ़िए अच्छे से। लिखा हुआ है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लोग निम्नलिखित में से कौन-सा लेंस प्रयोग करेंगे? देखो, कौन-सा लेंस प्रयोग करेंगे? पहली बात तो आप ये समझिए। अच्छा, हम आपको याद करने का तरीका बता दें। आपने ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूर खरीदी होगी, उसमें आपको हैंड लेंस मिला होगा। अच्छा, हैंड लेंस में क्या देखा होगा आपने, वो देखा होगा कि इसकी जो सतह होती है कैसी होती है? उभरी होती है ना? इसका मतलब अपने को जो हैंड लेंस लेना होता है, जो हैंड लेंस होता है वो कैसा होता है? हैंड लेंस उत्तल होता है। कैसा होता है? यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। अच्छा, कैसा उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे? जिसकी पावर ज़्यादा हो या जिसकी पावर कम हो? जिसकी पावर ज़्यादा होगी। तो आप पावर का फ़ॉर्मूला जानते हो, पावर बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो जिसका फ़ोकस ज़्यादा होगा, उसका पावर तो कम होगा। इसका मतलब हमें कम फ़ोकस वाला लेंस चाहिए होगा। तो कम फ़ोकस वाला उत्तल लेंस चाहिए होगा। इसके लिए हम किसका किसका प्रयोग करेंगे भैया? क्या लिखोगे? कम फ़ोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। कम फ़ोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, यही तो, है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कम फ़ोकस दूरी वाला। इसमें कम फ़ोकस दूरी, देखो उत्तल लेंस 2 जगह पे है, तो उत्तल लेंस वाला ही अपना आंसर होगा, लेकिन कम फ़ोकस दूरी किसमें है? 10 सेंटीमीटर, तो अपना आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आ गई होगी ना?
क्वेश्चन आपका है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या होते हैं? मानव नेत्र में अगर आपने पढ़ा हो तो मानव नेत्र जो होता है लगभग गोलाकार होता है और उसमें अलग-अलग परतें होती हैं। सबसे बाहर जो परत होती है इसका नाम पटल होता है। इसका आगे वाला भाग जो पारदर्शी होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। उसके अंदर जो होती है रक्तक पटल होती है ना? और रक्तक पटल के अंदर जो होती है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसका नाम क्या होता है? ज़रा बताओ? रक्तक पटल जो होती है उसके अंदर जो नीचे जो मतलब सबसे अंदर जो होता है उसका नाम क्या होता है? बिल्कुल, उसका नाम रेटिना होता है। क्या नाम होता है? रेटिना होता है ना? सबसे अंदर जो होती है उसका नाम क्या होता है? रेटिना होता है जिसका नाम दृष्टि पटल भी होता है। क्या नाम होता है? दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। अच्छा रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक या आभासी? वास्तविक उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, तो फिर सीधा कैसे हो जाता है? आपके मस्तिष्क में जो विज़ुअल सेंटर होता है ना, फोरब्रेन में आपका जो बड़ा वाला भाग है, क्या नाम है उसका बड़े वाले भाग का? सेरिब्रम कहते हैं। उस भाग में जाकर के जो विज़ुअल सेंटर होता है, वहाँ पर वो प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, तब हम आपको सीधा देख पाते हैं या आप हमको सीधा देख पाते हो। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक। तो वैसे आप याद रखना कि जो नेत्र की परतें होती हैं, नेत्र जो कौन-कौन से भाग होते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 2 चालक जिनके पदार्थ, लंबाई, व्यास समान हैं, मतलब सब कुछ समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर पार्श्व क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद में श्रेणी और पार्श्व क्रम में संयोजन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उनका अनुपात आपको बता देना है। समझिएगा, जैसे 2 तार होंगे जब उनका प्रतिरोध जब सब कुछ समान है ना, तो प्रतिरोध तो समान होगा, आप कहोगे नहीं कहोगे? भैया प्रतिरोध अगर समान होगा तो दोनों प्रतिरोध समान हैं मतलब दोनों प्रतिरोध जो लिए गए हैं कैसे हैं? समान एक जैसे हैं। पहले कैसे जोड़ा गया इन्होंने क्या कहा है? पहले किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध जुड़ करके क्या आएगा? श्रेणी क्रम का सीरीज़ क्या-क्या आ जाएगा? 2R आ जाएगा कह सकता हूँ। अगर एक का R है तो दूसरे क दोनों का जोड़ के कितना आ जाएगा? 2R और पैरेलल में अगर जोड़ोगे तो आधा हो जाएगा। पैरेलल के में क्या होता है? R/N होता है। क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ हो जाएगा ना? नहीं आता तो बताओ मैंने पढ़ाया उसमें जाकर के देख लेना, आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूँगा, उससे देख कर के आप समझ जाओगे क्योंकि मैंने इसे पढ़ा रखा है। तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्व कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन कौन-सा है ये? मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेनेशन कौन-सा है, क्वेश्चन नंबर 5वें का है ना 5वां, नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको दिख रहा है ना ये? H बराबर 2 फ़ॉर्मूले होते हैं आपके I स्क्वायर RT, H बराबर V स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपन RT, है ना? ये 2 फ़ॉर्मूले होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है? T समान रखना है, I समान देखो, भैया देखो जैसे इस सीरीज़ में लगाया जाएगा ऐसे, तो I दोनों की अलग होगी, हाँ? तो देखो, मैं ऐसा कर देता हूँ ना, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दूँगा तो आप जब लगाओगे इसमें तो क्या हो जाएगा, एक तो 2R हो जाएगा सीरीज़ का, ये R सीरीज़ है और R पैरेलल जब करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा R/2, है ना? तो यहाँ पे B दोनों का समान है, I भी समान है तो कौन-सा फ़ॉर्मूला लगा दिया जाए? B समान है, हाँ? I दोनों का समान होगा क्या? क्या? I तो समान नहीं होगा, फिर क्या करना है? B तो समान होगा ना? समान भी हो जोड़ा गया तो क्या लगाओगे? H ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लगा दो, ठीक है? क्योंकि देखो भैया यहाँ से करंट क्या निकलेगी? I निकालोगे B/2 R आएगा ना इसका, इसका करंट क्या आएगा? इसका करंट क्या आएगा? इसका करंट क्या आएगा भैया? B/R/2 होता है ना तो 2B/R आ जाएगा। देखो ये अलग-अलग करंट आएगी इसलिए क्या लगाना? B सेम है ना दोनों का, B सेम है इसलिए हम B सेम करके B वाला फ़ॉर्मूला लगा देंगे। तो कुछ लोग दिमाग में आएगा सर जी वो वाला फ़ॉर्मूला क्यों लगा, ये वाला क्यों लगा रहे हो? तो ये फ़ॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे B सेम है तो B है ना, I दोनों में अगर I सेम होता तो मैं ये वाला फ़ॉर्मूला लगा देता, समझ रहे हो? तो B सेम होने के नाते मैं ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? B R H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है?
तो आपका फ़ॉर्मूला क्या बन जाएगा H1/H2 इक्वल टू R1/R2 ठीक है? ये बनेगा फ़ॉर्मूला ना? अच्छा, देखो अब यहाँ पे सीरीज़ है, H सीरीज़/H पैरेलल लिखेंगे, हीट पैरेलल तो R देखो उल्टा लिखा ना ये यहाँ पे मैंने पैरेलल लिख माफ़ी चाहते हैं, R2/R1 लिखा जाएगा ना? उल्टा है, उल्टा अनुपात होगा। H सीरीज़ लिखा तो सीरीज़ के सामने पैरेलल वाला प्रतिरोध लिखा जाएगा और यहाँ पे ये लिखा हुआ पैरेलल तो इसके सामने सीरीज़ वाला। सीरीज़ वाला कितना आया भैया? पैरेलल वाला कितना है R/2 आया है और सीरीज़ वाला 2R आया है, यही तो आया है। तो जरा सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? H सीरीज़ अपान H पैरेलल यानी हीट पैरेलल कितना आ गया भैया? R/2 2 जा 4 R आ जाएगा, 2 नीचे आएगा ना 2R के साथ में, तो R से R कैंसल हो जाएगा 1/4 आ जाएगा आपका। तो H सीरीज़ अपान H पैरेलल क्या आ गया? 1:4 आ गया है, 1:4 अच्छा आपसे पूछा क्या गया है इसमें देखो ज़रा? इसमें क्या पूछा गया है? अ, पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में वो संयोजन है, श्रेणी क्रम पहले फिर पार्श्व क्रम बाद में, है ना? तो यहाँ पे 2 फ़ॉर्मूले तो अपने को क्या लगाना है, वो 1:4 लगा देना। अच्छा दूसरा लगा सकते हो तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर दूसरा भी आ सकता है, ये है ना? याद रखना क्या लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। समझ में बात आई? अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा से जिसे उत्पन्न होता है, विद्युत धारा से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, आप सब जानते हो, शादी-ब्याह, मुंडन-छेदन होता है, आपके यहाँ लगता होगा ना जनरेटर? ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा लंबे विद्युत धारावाही चालक के लिए निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? लंबे विद्युत धारावाही वाही चालक जो होते हैं ना, लंबे विद्युत धारावाही चालक जो होते हैं, उनके चारों तरफ विद्युत चुम्बकीय बल रेखाएँ जो होती हैं, कैसी होती हैं? कंसंट्रिक होती हैं और उनका केंद्र क्या होता है? उनका केंद्र वही तार ही होता है। आपने पढ़ा है कि जो विद्युत धारावाही चालक कोई है, तो उनसे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएँ जो होती हैं, उसका केंद्र क्या होता है? उसका केंद्र वही तार होता है। क्या होता है? तार होता है। हाँ, ये इसमें करंट I बह रही है, इसमें चुंबकीय बल रेखाएँ ऐसे ही ये चुंबकीय बल रेखाएँ। क्या है ये? ये चुंबकीय बल रेखा अच्छा आपको याद है कि चुंबकीय बल रेखाएँ जो होती हैं, कैसे याद करते हैं? किस दिशा कैसे याद करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की ये एक धारावाही चालक में बहने वाली बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम प्रयोग करते हैं, याद है ना आपको? या स्क्रू का नियम, पेंच का नियम प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र जो होती है संकेंद्रित तथा रेखाएँ जो होती हैं, इनका जो केंद्र होता है, क्या होता है? तार होता है। आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? बाकी सब गलत लिखा हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या है? अब जल्दी-जल्दी करना ज़रा। एक विलेन का जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो आपको याद है ना, मैंने याद करवाया था आपको, AbR अम्ल, अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है? ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है? अम्ल, पीली लिटमस को रेड कर देता है। ये क्या कह रहे हैं? लाल को नीला कर रहा है मतलब ये कैसा होगा? क्षार होगा, इसका उल्टा होगा ना बेस होगा। तो ये याद करो AbR एसिड ब्लू को रेड करता है तो बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू करेगा। तो आपका ये क्या है? ये जो विलेन है कैसा? बेसिक है, कैसा? क्षारीय है। और क्षारीय विलेन का पीएच मान क्या होता है भैया? क्षारीय विलेन का जो पीएच मान होता है ग्रेटर देन 7 होता है। तो ये आपका ग्रेटर देन 7 तो एक ही ऑप्शन है। आंसर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो बताओ? अच्छा, अगला क्वेश्चन है जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की जब क्रिया कराते हैं जिंक चूर्ण ना अब देखो बहुत अच्छी क्रिया है, जिंक के साथ में क्या सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 की तो क्या होगा ये भाई जिंक ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से तो क्रिया कर ही लेगा क्या बनाएगा जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल सिंपल सी बात है ना समझ रहे बात को हाइड्रोजन गैस जाएगी यहाँ तो आपका क्या होगा क्या पूछा गया है कौन सी गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है एल्काइन क्या है एल्काइन मतलब एल्काइन देखो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH 2n+2 होता है मतलब हाइड्रोजन की संख्या एल्केन में कार्बन की संख्या के दोगुने से दो ज्यादा होती है जबकि एल्कीन में कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने ही हाइड्रोजन होते हैं जबकि एल्काइन में कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे दोगुना करो दो उससे दोगुने से दो कम कर दो उतने हाइड्रोजन होंगे हाइड्रोजन की संख्या एल्काइन में कार्बन की संख्या के दोगुने से दो कम होती है दोगुना से दो कम कहाँ लिखा हुआ देखो हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो कम ही लिखा हुआ तो आपका आंसर सी हो जाएगा एल्काइन ठीक है तो ये एल्केन का भी याद रखना एल्केन का
और CnH2n किसका होता है? एल्कीन का होता है ना? एल्कीन यही डबल बॉन्ड वाला, है ना? सिंगल बॉन्ड वाला क्या कहलाता है? एल्केन कहलाता है, जैसे मीथेन है ना? पूछा है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? भैया एल्डिहाइड CHO होता है, क्या होता है? CHO, तो CHO देखो कहाँ लिखा है? ये देखो लिखा हुआ CHO, ये तो एल्कोहल है पहला, है ना? तो आपका आंसर तो ऐसे बी है, पहला एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल है, दूसरा क्या है? कीटोन है, तीसरा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड है ना? एथेनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, ऐसा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, जो ज़्यादा क्रियाशील होगी? अब क्रियाशीलता क्रम आप याद कर लो, है ना? याद अब क्रियाशीलता क्रम आप याद करके रखो क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पक्का मिलेंगे, ठीक है? हमने बताया भी ऐसे याद करो पोटेशियम, हाँ, काटो, मैंगो, आलू, जानो, फिर है ना? फिर से मतलब सीसा, है ना? फिर हे, हमारी, फिर हाँ जी, आगे, आओ, पीटी, है ना? ऐसे मैंने बताया था, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज़्यादा जो ऊपर है वो ज़्यादा क्रियाशील है और ये नीचे वाले कम क्रियाशील है। तो जो ऊपर है हाइड्रोजन से ना, वो अम्ल से अभिक्रिया कर लेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन से अम्ल को विस्थापित करने के लिए इससे ऊपर वाली धातु में से को ढूँढ लीजिए। देखो ये देखो कॉपर, मरकरी तो नीचे है, प्लेटिनम भी नीचे है, तो आपका आंसर एक ही बचा, है ना? समझ गए कैसे करना है आपको? निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक कीटोन समूह, फिर कीटोन समूह पूछा गया। कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड O, है ना? एसीटोन देख रहे हो, ये एसीटोन लिखा हुआ है, इसी का नाम प्रोपेनोन होता है या प्रोपटोन होता है। कीटोन में क्या होता है खास बात कि कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड, ये जो सी डबल बॉन्ड हुआ उसके दोनों तरफ तरफ कार्बन लगे होंगे। जैसा कि यहाँ लगा हुआ है ये कीटोन। देखो इसमें एक तरफ कार्बन तो है, दूसरी तरफ OH है, मतलब ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मुझे तो लग रहा है 2 बार लिखा हुआ है सेम चीज़, है ना? और ये एल्डिहाइड है, मेथेनॉल है, मेथेनॉल, एल्डिहाइड है ना? फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। अब आगे बायोलॉजी वाले पार्ट में देखो क्या होगा आंसर। वैसे इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, समझ गए ना? डी आंसर होगा। मानव में से निम्नलिखित में से कौन-सा उत्सर्जन तंत्र का से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र मतलब जो आपके इस रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को निकालता है, अमोनिया, यूरिया को निकालता है, उसे क्या कहते हैं? उसकी अंग कहते हैं। वो कौन है? वृक्क है। अच्छा, वृक्क का क्रियात्मक इकाई कौन है? बहुत बार संरचना पूछी है, याद रखना। वृक्काणु होता है, उसकी संरचना बढ़िया से बनाओ, है ना? वृक्काणु की संरचना बढ़िया से नामांकित चित्र बनाओ। अगर नहीं पता है, तो मेरे चैनल पे ही आप देखोगे लिंक, डायग्राम बनाए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम बनवाए थे, बोर्ड पे लिखा बनाना सिखाया था। तो देखो और बना ले जाओगे, पक्का बना ले जाओगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्या कहा गया? श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु पायरुवेट अणु में विखंडित होता है। देखो, यह एक ऐसी प्रक्रिया जो वायवीय श्वसन में और अवायवीय श्वसन दोनों में होती है। इसका नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है और 3 कार्बन के यौगिक में पायरुवेट में पायरुविक एसिड में टूट जाता है। प्रक्रिया को नाम नाम क्या देते हैं? ग्लाइकोलिसिस। 2 एटीपी बनती है, आपको पता है ना? तो ये प्रक्रिया होती कहाँ? कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। अच्छा, इसके बाद अगर वायवीय श्वसन होना होगा तो ये प्रक्रिया कहाँ चली जाएगी? फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसका? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। बात समझ में आई कि नहीं है? चलो, और बताओ, जीवों में अपने कायिक भागों के लिए नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं? देखो भैया, इधर मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बेकार है। बेकार क्यों है? इसके सारे आंसर सही हैं। सारे के सारे आंसर सही। अच्छा, अब सारे के सारे आंसर सही हैं तो फिर कौन-सा आंसर लें? तो जो बिल्कुल सही होगा उसे ले लो फिर, है ना? जो बिल्कुल सही होगा उसे ले लो। अब देखो मेरी बात सुनना, जो मुकुलन होता है एक कोष के जीवों में होता है ना? पुनरुद्भवन भी आपने देखा था, एक कोष के जीवों में देखा था, है ना? विखंडन भी देखा था आपने, में देखा था, एक कोष के जीवों में देखा था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए, खंडन होना चाहिए। अगर आप ये दिया है इसमें से चुनना ही है तो। अब बहुत सारी बुक मैंने देखा उसमें पुनरुत्थान दिया है ना? में विखंडन दिया है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर खंडन होना चाहिए। वैसे आंसर इसमें चारों हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है, जो कायिक भाग से निर्माण करने की जो क्षमता होती है ना, कायिक भाग से निर्माण करने की क्षमता होती है। अच्छा देखो, एक बार यहाँ पे जंतु भी नहीं लिखा है, अगर जंतु लिखा होता फिर भी मैं कहता कि भाई जंतु के बारे में पूछा। जीव लिखा तो जीव में सब आते हैं, जंतु भी आते हैं, पादप भी आते हैं। बात समझ में आई? मैं इसलिए खंडन कह रहा हूँ आपको, ठीक है? खंडन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो है खंडन इसलिए कह रहा क्योंकि बहुकोष के जीवों में खंडन होता है। विखंडन आप एक कोष के जीव में देखोगे, मुकुलन एक कोष के जीव में देखोगे, पुनरुत्थान बहुकोष के जीव में है ना? जंतु में होता है। वैसे पुनरुद्भवन कहा गया, वास्तविक में जनन करने की प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा बीज अच्छा अगर आंसर आए तो क्या लगाओगे आप? ये भी ना, आंसर आए तो क्या लगाओगे? बताना आप क्या लगाओगे?
इसपे मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन करूँगा अलग से एक वीडियो बना करके, जो है कैसे-कैसे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा बीज परिवर्तित होता है? बीज में कौन परिवर्तित होता है? आपको याद है ना? अंडाशय, अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? अंडाशय का परिवर्तन किसमें होता है? ज़रा बताओ, जल्दी बताओ। अंडाशय का परिवर्तन फल में होता है। अच्छा, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा अतिरिक्त भागों से होता है, उसे क्या कहते हैं? आभासी फल, मिथ्या फल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? तो बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है, ठीक है? डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, उसे क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं उसे? है ना? डीएनए का विशेष भाग जिससे लक्षण प्रदर्शित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम परितंत्र। कृत्रिम परितंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा परितंत्र जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया हो, जैसे खेत है ना? जैसे एक बगीचा लगा लेते हैं घर के आस-पास, गार्डन जिसे कहा जाता है। जैसे एक्वेरियम लगा लेते हैं, घर बना लेते हैं मछली पालने के लिए ना? ये सब क्या है? कृत्रिम परितंत्र के उदाहरण है। तो मानव निर्मित कृषि भूमि जो है, ये आपका जो है कृत्रिम परितंत्र का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। पादप हार्मोन भैया इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप याद रखना, पादप हार्मोन 4 हैं, चारों के नाम याद रख लो। ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है और एक एथिलीन भी है। ये सब पादप हार्मोन है ना? एक एथिलीन है और एक कौन है? एथिलीन। वही एथिलीन सीएच डब ट्रिपल बॉन्ड सीएच है ना? एथिलीन, है ना? सीएच या सी2H2 लिख लो, ठीक है? तो बारीक बाकी थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन वही हार्मोन है जो आपके घेंघा में पास में गेटवे के पास में उपस्थित होता है ना, जो भी बोलते हो आप, घेंघा, घेटुआ टेटुआ, है ना? के पास में थायरॉइड ग्रंथि होती है, वहीं से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये किस काम में आता है? आपके बॉडी की जो मेटाबॉलिज़्म होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज़्म होता है ना? और प्रोटीन मेटाबॉलिज़्म होता है, उसमें भाग लेता है, जिससे क्या होता है ओबेसिटी वगैरह सब कंट्रोल में। तो अच्छा, इसको बनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, ये भी पूछा गया है, तो याद रखना, ठीक है? चलो ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे फिज़िक्स पे। फिज़िक्स में क्वेश्चन देखिएगा, इसको लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या कहा गया है? एक अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी बता दो भैया। तो इसमें दिया गया है, मैं इसको सॉल्व कर दूँ ऐसे? यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, बाद में। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। Q कितना है इसका? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है? दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा माइनस में होता है ना? आवर्धन दोगुना लिख दिया मैंने। अब आपको पता है B बराबर U बाई U माइनस B बाई U बराबर M होता है, आपको ये पता है, ये नहीं पता? पता होगा, बिल्कुल पता होगा। B बराबर कितना हो जाएगा? माइनस M गुणे U। तो M कितना है? -2 है, U कितना है? -25 है भैया। तो इसको सॉल्व करोगे, 25 दूना 50 होगा, माइनस प्लस है, ये कुल मिला के माइनस का 50 ही आएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर, मिल गया अपने को। फिर क्या पूछा गया? फोकस दूरी बता दो। तो फोकस दूरी बताने के लिए 1/b माइनस 1/u फार्मूला नहीं होता है? 1/b प्लस 1/u, क्योंकि दर्पण है तो ये प्लस वाला सूत्र लगेगा, है ना? तो 1/b, b कितना हो जाएगा? आपका -50 है। u कितना है? बोलो, बोलो भाई बोलो। 50 सेंटीमीटर। u कितना है? बोलो। 25 सेंटीमीटर। और f निकालना, सॉल्व करोगे ना तो ये माइनस में आएगा, ये -1/50 और -1/25 बराबर 1/f, सब माइनस में ना, 25 दूना 50 है, ये एलसीएम आ जाएगा आपका। तो -1 -2/50 बराबर 1/f। तो आप समझ ही गए होंगे, अब -3/50 ही आएगा। और f तो निकालने में आप माहिर हैं ही। 50 यानी 50 बटे आपका भाग वग कर लेना है ना सेंटी। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। क्या कहा गया? कहा गया है कि संलग्न चित्र में आपको दिया गया बी माध्यम से ए माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। यहाँ पे आपको कोण दिया गया ना, तो इसके लिए आपको स्नेल नियम लगाना पड़ेगा। जैसे कोण दिया जाए, समझ जाओ स्नेल नियम से ही अपवर्तनांक निकलेगा। तो स्नेल नियम जो होता है ना, माध्यम में प्रकाश किरण जा रही थी, उस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही होती है, उस माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना। साइन आई अपान साइन आर, है ना? किस माध्यम का अपवर्तनांक? बी माध्यम का अपवर्तनांक निकलेगा, क्योंकि उसी माध्यम में प्रकाश जा रही है। तो बी माध्यम का अपवर्तनांक किस माध्यम के सापेक्ष? ए माध्यम के सापेक्ष, क्योंकि वहाँ से प्रकाश आ रही है। तो साइन आई अपान साइन आर फार्मूला होगा आपका। तो आई तो आर तो बता दो भैया। भैया आई और आर हमेशा अभिलंब से लिए जाते हैं, तो अपने को ये कोण चाहिए। आई कितना हो जाएगा? पूरा तो 90 डिग्री का होता है। ये जो अवलंब होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। टोटल ये कितने डिग्री का? 90 का। इधर वाला इतना 45, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री तो होगा ना भाई। अच्छा, ये टोटल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला आर कितना हो जाएगा? 90 - 30।
कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आई और आर आपको मिल गया, नहीं मिल गया बताओ? एंगल आई बराबर 45 डिग्री और एंगल आर बराबर 60 डिग्री। मिल गया, नहीं मिल गया? मान रख दो, आपको मिल जाएगा आंसर। नहीं मिलेगा? मिल जाएगा बिल्कुल। साइन 45 बटे साइन 60 डिग्री, है ना? डिग्री हो गई। अच्छा देखो इधर, देख लो भाई, काहे परेशान हो? 45 का मान कितना? 1/√2। और 60 का मान कितना आएगा? √3/2। यह पूर्णांक आ गया पी माध्यम का ए के सापेक्ष, है ना? A1/√2 गुणे 2/√3। ऐसा करो, अभी से √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि √2 दो हो जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाता है। 2 को 2 से काट दोगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा 2/√2/√3। ये आंसर थोड़ा लिखने में सही लगता है। आप वैसे भी लिख दोगे गुणा करके, तभी आंसर माना जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम भी लिख सकते हो आप, ज़्यादा जानकार हो तो आप। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति है जिसको 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट से पढ़ सकता है। पुस्तक 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखने के लिए कितना और किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए? देखो भैया, मेरी बात सुनो। ऐसे जब व्यक्ति हो ना, जिनको जहाँ तक दिखाई देता है, तो जहाँ का वो देखना चाहते हैं वहाँ का प्रतिबिंब जहाँ तक देख पाते हैं वहाँ पर बना दो। यानी यू कहाँ का रखो? जहाँ का वो देखना चाहते हैं। बी कहाँ का रखो? जहाँ तक वो देख पाते हैं। ऐसा रखो, ठीक है? तो इसके लिए यू क्या हो जाएगा भैया? यू क्या हो जाएगा? वो 25 सेंटीमीटर का देखना चाहते हैं तो -25 लिख दो, क्योंकि आपको माइनस में हमेशा लिखना होगा। और यहाँ पे बी भी माइनस में होगा, क्योंकि हमेशा सामने वाला वास्तविक प्रतिबिंब ही तो देखेगा। तो -20 सेंटीमीटर तक देख पाता है, तो आपको फोकस दूरी नहीं निकल आएगी। फोकस दूरी निकालो, फिर पता चल जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? लगा के दिखाएँ क्या? अच्छा ये लगा हुआ आप देख लो ऐसे ही, सॉल्व में बहुत समय लग जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया था, लगाया था मैंने, है ना? ये देखो क्वेश्चन सारा लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो बी यू सब दिया गया है, रख दिया मान को, आ गया आपका। ये लगा देना, ठीक है? और माइनस में फोकस दूरी आई मतलब अवतल लेंस लगेगा, ठीक है? कोई दिक्कत होगी तो बताना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा गया 50 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, तो कोई दिक्कत है इसमें क्या? जो है डायोप्टर दिया गया, फोकस दिया गया आपको, फोकस सॉरी पावर दिया गया कितना? 20 डायोप्टर दिया गया प्लस का। तो 20 डायोप्टर है। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/p होता है। F बराबर 1/p। तो 1/20 करोगे, अब 1/20 मीटर आएगा और सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुणा कर लो। 100 से गुणा करो कितना आ जाएगा बताओ? 1/20 मीटर आएगा और 100 से गुणा करोगे तो मीटर से सेंटीमीटर बदल जाएगा। 20 पंचे 100, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो, क्वेश्चन तीसरा है। भैया ये क्वेश्चन कुछ लोगों को बहुत परेशान किया, तो मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके पूछा, सर ये वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा? तो क्वेश्चन भी याद हो गया वो क्वेश्चन। इतनी बार बच्चों ने कह रहे कि भैया एक तार है, एग्ज़ामिनर को देखो क्वेश्चन बनाया कैसा। एक तार है, अब इस तार का प्रतिरोध मान लेते हैं कितना होगा? R होगा। R प्रतिरोध होगा तो R प्रतिरोध कैसे लिखा जाएगा? R बराबर ρl/A लिखा जाएगा। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध होता नहीं होता है हर एक धातु का। अब कह रहे हैं इसे आधे पर से काट दिए, फिर मरोड़ दिए दोनों को आपस में, है ना? दोनों 2 तारों को 2 खंड किया इसको और दोनों को मरोड़ के एक नया तार बना दिया। ऐसा कह दिया इन्होंने। अच्छा अब क्या होगा, ये जो तार मरोड़ के जब दोनों तारों को मरोड़ के बनाएँगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी ना? पहली जो लंबाई रहेगी उसकी आधी हो जाएगी। लेकिन क्षेत्रफल तो दोगुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा। लेकिन जिस धातु का बना होगा धातु तो वही रहेगा, ऐसा नहीं कि मरोड़ने से सोना से चांदी बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसका नया प्रतिरोध कैसे लिखा जाएगा बताओ आप हमको? R बराबर R डैश बराबर रो तो वही रहेगा। L कितना है? L L/2 है। A कितना है? 2A है। इसको ज़रा सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? L रो L/2 इंटू 2A, है ना? मैं चाहता तो 4A सीधा लिख देता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लोग इसी में लटक जाते हैं, सर जी ये कैसे होएगा बताओ हमको, हैं? तो आप देखो ज़रा, रो L बाई A क्या है? रो L बाई A क्या है? ये पहले से R निकाला था नहीं था वो? R बराबर R डैश बराबर क्या हो जाएगा? पहले जो R था पुरनका R, ये देखो R बराबर क्या लिखा आपने? रो L बाई A लिखा नहीं लिखा है? क्या हो जाएगा?
जो नया आर आएगा पहले आर का 1/4 हो जाएगा। समझ गए बात को? एक तरीका मैंने और भी बताया था ऐसे, बताया था नहीं बताया था? लंबाई के सीधे रिस्पेक्ट में R1/R2, बहुविकल्पी प्रश्न होगा तो ऐसे करना, L1/L2 है ना? का होल स्क्वायर। पहला प्रतिरोध आर था, अब नया प्रतिरोध आर डैश मान लिया। पहले लंबाई कितनी थी? एल थी, अब लंबाई कितनी हो गई? L/2 हो गई, नहीं हो गई? इसको सॉल्व करोगे एल से एल कैंसिल हो जाएगा और 1/2 का 1/4 हो जाएगा, बटे 4 ऊपर चला जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, ये वन आर डैश पर हो जाएगा, है ना? तो आर डैश बराबर, अब ये इधर लेके आओ और ये इधर ले जाओ, तो आर डैश बराबर R/4 हो जाएगा। तो ये बहुविकल्पी में करना है, ऐसा मत करना बाकी ऐसे, है ना? है? तो परेशान नहीं होना। अब कुछ भी समझ नहीं आया पूछ लो, मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़े, लाइव करना पड़े, मैं एक बच्चे के लिए करूँ, ठीक है? क्वेश्चन है कि 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध हैं, इन्हें सेल से कैस जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा? अब देखो भैया, सेल से जोड़ रहे हैं, बी सेम होगा, ये तो सेम ही होगा, तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, देखो बी सेम होगा, बी सेम होने के नाते आप फ़ॉर्मूला कौन-सा लगाओगे बताओ? क्या लिखा है? इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। सेल को जोड़ने पर कौन-सा, यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। समांतर क्रम में जोड़ा गया तो बी तो सेम होगा और आई तो अलग-अलग होगा, और बी सेम होने के नाते हमने कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है? H बराबर बी स्क्वायर अपान RT लगाना, नहीं लगाना है, बताया हमने। आई सेम हो तब H बराबर आई स्क्वायर RT लगाओ, या बी सेम है तो क्या लगाओ? बी स्क्वायर RT लगाओ। तो यहाँ पे जिसका R देखो, चूँकि हमने बताया ना बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, जिसका R ज़्यादा होगा, का R ज़्यादा होगा वो कम गरम होगा। तो किसका R ज़्यादा है? 5 ओम का, तो 5 ओम कम गरम होगा और 3 ओम ज़्यादा गरम होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल। मैंने सारा सब कुछ लिख रखा है इसमें, ठीक है? देखो ये, है ना? जिसका प्रतिरोध कम होगा वो अधिक गरम होगा, लो लिखा नहीं लिखा है ना? तो कौन गरम होगा? 3 ओम का अधिक गरम होगा। जो 3 ओम का प्रतिरोध है वो अधिक गरम होगा, ठीक है? 3 ओम वाला मैंने लिख दिया, लो आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम प्रतिरोध श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दिशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं श्रेणी क्रम समांतर क्रम वाले में भैया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कोई लगाना जब नहीं पता हो तो बताओ। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम वाला फार्मूला क्या होता है, सीरीज वाला क्या होता है? जो भी उनको जोड़ दो, ऐसे R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी सबको जोड़ दो। और सीरीज वाले में क्या लगाओगे, पैरेलल वाले में सॉरी क्या लगाओगे? 1/r पैरेलल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ही तो लगाना है। तो सीरीज वाले में सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा भैया आपका फार्मूला के आधार पे? बताओ इसका क्या आ जाएगा? 20 24 30 यही तो है, 20 24 30। नहीं, आर सीरीज तो आप जोड़ लोगे 20 24 30, है ना? ये तो है। और समांतर क्रम में भी लगा देते हैं, 1/r पैरेलल बराबर 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। तो इसका एलसीएम लेने निकाल लो चाहे, 2 से अगर हम काट दें, इसको 1/2 कर दें तो 1/10 1/12 प्लस 1/15 हो जाएगा। अब एलसीएम बताओ कितना आएगा? 60 आएगा ना एलसीएम? 10 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60/60। ये इससे ऐसा कर लेने से ना थोड़ा सा जल्दी लग जाता है, नहीं तो अभी बहुत बड़ा एलसीएम आता। आप नहीं जानते तो पूरा एलसीएम लगा के निकाल के लगाओ। जोड़ना तो ये तो पता ही होगा। तो कितना हो जाएगा? 6 5 6 4 10 5 15/60, हाँ, बटे 1/2, ये है ना, 15 चौका 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो गया तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा? 1/8। तो आर पैरेलल बराबर मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा, अगर मैं गलत नहीं किया कैलकुलेट, ये पहले भी किया हूँ, हो सकता है। नहीं, इतना तो याद नहीं है कि क्या आया था, देख लेता हूँ एक बार। 8 ओम ही आता है ना?
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित होती है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का 20 ओम प्रतिरोध हो, तो आपको बताना है कि समांतर में कितनी उत्पन्न होगी। देखो भैया, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं ये बताना है आपको, ठीक है? तो आपको 5 एम्पीयर की सेकंड 8 सेकंड तक प्रवाहित होती है, मतलब 5 कूलाम इलेक्ट्रॉन 8 सेकंड। तो Q बराबर क्या होता है? IT होता है, नहीं होता है? तो सिंपल लगा दो, 5 गुणे 8, 8 पंचे 40 कूलाम। कितना? 40 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। फिर क्या पूछा गया है? परिपथ में क्या कहा गया है? 20 ओम हो तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो H बराबर क्या लगा दो यहाँ पे? I स्क्वायर RT लगा दो। इसमें समझ में आता होगा ना, देखो I दिया है, T दिया है, R दिया है, तो इतना लगा दो। आप इतना तो कर ही लोगे भैया। I मतलब 5 का स्क्वायर, चलो कर देते हैं, 5 का स्क्वायर, है ना? R कितना? 20, T कितना? 8, पचाम 25 दूना 50 अट्ठे 400, और ये 4000 आ जाएगा टोटल। 4000 आ जाएगा। 4000 मतलब 4 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हो, है ना? अब देखो ये लगा भी हुआ है, जिसको कोई दिक्कत होगी ये पूछ लेना। देखो सारा सब कुछ लगा हुआ है। हो सकता है दूसरे तरीके से लगाया हो उन्होंने, नहीं सही वही तरीके से लगाया है। उन्होंने हमने ही सॉल्व करवाया, लेकिन अलग तरीके से, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, 2 चुंबकीय बल रेखाएँ एक दूसरे को काटती नहीं, क्यों नहीं काटती भैया? क्योंकि अगर कटान बिंदु पर देखोगे तो कटान बिंदु पर 2 दिशाएँ दिखेंगी आपको, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपने देखा है चुंबकीय बल रेखाएँ अगर एक दूसरे को काट रही हैं, जो कटान बिंदु होगा वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं के अलग-अलग दिशाएँ प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है। किसी एक बिंदु पर 2 अलग दिशाओं में चुंबकीय बल रेखाएँ बल नहीं लगा सकती। ये गलत है इसलिए, है ना? फिर अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो भैया एक गुण तो ऊपर ही लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएँ कभी एक-दूसरे को काटती नहीं। दूसरा याद रखो, चुंबकीय बल रेखाएँ हमेशा नॉर्थ एन पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएँ सदैव बंद लूप बनाती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएँ जहाँ पास होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, जहाँ दूर होती हैं, तीव्रता कम होती है। बस लिखा है, अगला किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगा? भैया याद रखो, चुंबकीय बल रेखाएँ जो होती है ना, उनमें अगर कोई धारावाही चालक रखा गया, चुंबकीय बल रेखाओं में कोई धारावाही चालक रखा गया है, तो उसमें जो बल लगता है F बराबर IBL sin थीटा होता है ना? तो ज़्यादा और कम कब-कब होगा, इसका मतलब क्या है? इसमें ओरिएंटेशन से संबंधित है। जैसे ये तार रखा गया L लंबाई का है ना? अब इसको घुमा-घुमा के कि ये जो L लंबाई का है, अब इसकी जो कोण है उसको बदल सकते हैं। अब देखना, F बराबर होता है IBL sin थीटा। आप लोग तो मैथ पढ़ने वाले छात्र हैं, IBL sin थीटा होता है। अच्छा, थीटा का मान अधिकतम अगर मैक्सिमम हो जाए, तो क्या होगा? sin थीटा भी क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो थीटा का मान अधिकतम कब होता है? 90 डिग्री होता है sin थीटा के लिए ना। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? sin थीटा, अगर थीटा का मान अधिकतम 90 डिग्री हो, तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। तो जो f है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो, तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जैसे f मिनिमम आ जाएगा 0, f मैक्सिमम कितना आता है? IBL आता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी भी चालक पर लगने वाला अधिकतम बल क्या होगा? IBL होगा, और मिनिमम बल क्या होगा? 0 होगा। मतलब समझ लो, जैसे तार अगर ऐसे लंबवत रखा है, ऐसे रख दिया जाए, ना ऐसे लंबवत रख दिया जाए, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो यहाँ पर जो बल लगेगा इस पर मैक्सिमम लगेगा। और अगर यही समांतर रख दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए, P के समांतर, है ना? तो क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आ जाइए भैया, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित में से यौगिक की संरचना का सूत्र लिखिए। एथेनोइक अम्ल, क्लोरोप्रोपेन, ब्यूटेनोन 2 और नियोपेंटेन। ठीक है? तो एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा भैया? एथेनोइक अम्ल क्या होता है? मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ मतलब 2 कार्बन का अम्ल, CH3COOH हो जाएगा। 1 क्लोरोप्रोपेन, तो कैसे लिखोगे 1 क्लोरोप्रोपेन? यहाँ देख लो, मेथ एथ प्रोप हो गया, पहले पर क्लोरीन लगा हुआ, तो किधर भी चाहे बाएँ तरफ चाहे दाएँ तरफ Cl लगा दो, बाकी वैलेंसी किससे पूरी करो? हाइड्रोजन से। ये सब हमने सिखाया आपको ज़ीरो से हीरो वाली क्लास में, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखो। तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया ये। ब्यूटेनोन 2 या 2 ब्यूटेनोन, या इसी का नाम एसीटोन भी होता है ना, तो ब्यूट लिखो, तो एसीटोन नहीं होता, प्रोपेनोन का एसीटोन होता है। तो ब्यूट हो गया, मतलब 4 कार्बन और 2 पर, दूसरे कार्बन पर क्या लगाना है? डबल बॉन्ड हो, बाकी वैलेंसी किससे करो? हाइड्रोजन से।
ये आपका ब्यूटेनॉन हो गया। नियोपेंटेन हाँ, ये याद रखिएगा। नियो शब्द जो होता है ना, नियो शब्द में ये संरचना आती है ऐसे। ये संरचना आपको बनानी होगी, इसके बाद में बाकी बाकी जितने भी कार्बन पूरे करने 5 कार्बन चाहिए, 4 कार्बन ये हो गए, बाकी कार्बन ये लिख दिया मैंने, ये नियोपेंटेन। ये जो संरचना जहाँ दिखाई देती है वो नियो शब्द होता है। नियोहेक्सेन अगर कहा जाए तो ये पहले बनाना है, इसके बाद में 2 कार्बन आगे और बढ़ा देना है, नियोहेक्सेन हो, ठीक है? वैसे इसका वास्तविक में जो आईपीसी नेम होता है ना, उसका आईपीसी नेम होता है 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, है ना? नियोपेंटेन का आईपीसी नाम 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु क्या होती है? अब ये सब क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं उससे, ठीक है? जो आपका नोटबुक बना है। मिश्र धातुएँ क्या होती हैं? ऐसी धातुएँ जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिला के बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मिश्र धातु कहते हैं, है ना? जैसे आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? टिन है ना? काँसा है, देखो क्या होता है? ये जो काँसा है, इसमें क्या-क्या होता है? टिन होता है, कॉपर होता है, मूर्ति और सिक्के बनाने में करते हैं, है ना? पीतल होता है, इसमें क्या होता है? जिंक होता है ना? और कॉपर होता है। ये सब क्या है? मिश्र धातुएँ हैं। उदाहरण देखो, बता दिया गया है। संगठन क्या होता है? बता दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर सल्फाइड धातु किससे प्राप्त की जा सकती है? याद रखना कॉपर सल्फाइड क्या है? सल्फाइड सल्फर का अयस्क है और सल्फेट क्या सल्फाइड का जो अयस्क होता है भर्जन कराते हैं, भर्जन करा के क्या कराते हैं? अपचयन। भर्जन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं अयस्क को, तो इसे कहते हैं भर्जन। अच्छा जो कार्बोनेट के अयस्क होते हैं उसका क्या करते हैं? निस्तापन करते हैं, याद रखना, ठीक है? तो पहले क्या कराएँगे? भर्जन कराएँगे, भर्जन कराने के बाद कराते हैं अपचयन कराते हैं, स्वतः अपचयन भी करा सकते हैं इसका, ठीक है? स्वतः अपचयन हो ये स्वतः अपचयन कहलाता है इस प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है आपका रसायन विज्ञान का आपको बताना है। पहला है कि आपको बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? टिप्पणी लिखना था। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होता है ना? क्या नाम होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों? क्योंकि जिसमें जो उत्पाद बनता है, एक लवण बनता है और लवण सामान्यतः उदासीन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे NaOH है और NaCl है, ये अभिक्रिया करके NaCl बनाते हैं जो उदासीन हो, ठीक है? अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, मतलब आधा जल होता है। ये किस उपयोग में आता है? मूर्ति बनाने में, प्लास्टर बनने में, है ना? और हड्डियाँ टूटती हैं उसको जोड़ने के इत्यादि के लिए प्लास्टर बाँधते हैं, उस सभी में इसका उपयोग होता है, ठीक है? जिप्सम क्या होता है? जब इसको इसमें पानी मिलाते हैं तो जिप्सम जो है पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। अगला क्या है? पीएच का मूल्य क्या होता है? देखो पीएच का मूल्य क्या है? पीएच की सहायता से किसी भी विलेन का अम्लता या क्षारीयता मान आसानी से बताया जा सकता है। पीएच की केवल संख्या नहीं है उसमें विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या, हाइड्रॉक्साइड आयन की संख्या बता सकते हैं। पीएच का मान जो होता है माइनस लॉगरिथम रसायन होता है। इसका मतलब क्या है? पीएच मान अगर बढ़ेगा तो H+ मान क्या होगा? घटेगा, ठीक है? अगर पीएच बढ़ेगा, H+ मान क्या होगा? सांता का मान क्या होगा? H+ सांता घटेगी, ये बात ध्यान रखिए। किसी में H+ ज़्यादा तो उसका मतलब पीएच उसका कम होगा, मतलब उतना ज़्यादा वो अम्लीय होगा। क्वेश्चन में निम्नलिखित क्रिया को आपको रासायनिक समीकरण लिखना था, तो देख लेते हैं, क्या है? यहाँ पे पूछा गया था एल्यूमीनियम की जल से अपक्रिया, कैल्शियम की जल से अपक्रिया और आयरन की जल से अपक्रिया, यहाँ पे जल से सबकी अपक्रिया बताई गई थी। तो एल्यूमीनियम जल से अपक्रिया करता है लेकिन भाप से अपक्रिया करता है, मतलब गर्म जल से कह सकते हो अपक्रिया करता है, भाप से अपक्रिया करता है, क्या बनता है? एल्यूमीनियम बनता है, एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमीनियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ठंडे जल से अपक्रिया कर सकता है और गर्म जल से बहुत तेज़ी से अपक्रिया करेगा, ठीक है? क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है और आयरन भी भाप से ही क्रिया करेगा, ठंडे जल से क्रिया नहीं करता क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता, जबकि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करते हैं, बहुत तेज़ ब्लास्ट करते हैं। कैल्शियम ठंडे जल से क्रिया करता है लेकिन मंद गति से करता है। अब आ गए बायोलॉजी वाले पोर्शन पे, पूछा गया कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक जनन क्या होता है? पूछा गया कायिक प्रवर्धन क्या होता है? ये अलैंगिक जनन की एक वृद्धि होती है जिसमें जो पेड़-पौधे होते हैं, जड़, तना, पत्ती इत्यादि से अपना जनन करते हैं, जैसे कि बहुत सारे पौधे होते हैं जो जड़ से जो है जनन कर लेते हैं, बहुत सारे तने से करते हैं, बहुत सारे पत्तियों द्वारा, ब्रायोफिल्म पत्ती द्वारा, है ना? आलू है, तने द्वारा शकरकंद है, जड़ द्वारा, है ना? तो अलग-अलग भागों से जो है पूरा का पूरा नया जीव बना लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं और ये प्रकार का मतलब ये जो है कायिक जनन भी है, कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं इसको। तो ये बस सारी बातें लिखी हुई हैं, अब देखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्या है? अंतःश्वसन क्या होता है? अंतःश्वसन इंस्पिरेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या कहते हैं डायफ्राम अपने फेफड़े को फुलाते हैं, है ना? और डायफ्राम को खिसकाते हैं जिससे साँस जो है हमारे नॉस्ट्रिल के द्वारा, नाक छिद्र के द्वारा अंदर की तरफ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन या अंतःश्वसन कहते हैं।
ऑक्सिन क्या, ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। सामान्यतः क्या होता है, ये वृद्धिवर्धक हार्मोन होता है। साथ में याद रखिएगा, जो पौधों में प्रकाशानुवर्ती गति होता है, कैलट्रॉपिस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे पता चला था कि जो प्रकाशानुवर्ती गति होता है, वो ऑक्सिन हार्मोन कारण ही होता है। बात को आप याद रखें, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 10 है परितंत्र से आप क्या समझते हैं? परितंत्र क्या होता है? किसी भी जीव के चारों तरफ जो कुछ भी एनवायरनमेंट उपस्थित है, जो कुछ भी जो एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो परितंत्र के अंतर्गत आता है। उसमें 2 चीज़ें होंगी, पहला तो अजैविक घटक होगा, दूसरा जैविक घटक होगा। अजैविक घटक क्या होते हैं? जैसे हवा है, पानी है, ताप है, भूमि है, ये सब क्या है? अजैविक घटक हैं। जबकि जैविक घटक में जितने भी जीव-जंतु आते हैं, जैसे उत्पादक सबसे पहले पेड़-पौधे आएँगे, है ना? उसके अलावा शाकाहारी आएगा, फिर मांसाहारी आएगा, सर्वाहारी, ये सब क्या होते हैं? ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी जैविक घटक हैं, है ना? तो आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी एवं विषमपोषी को उदाहरण सहित समझाइए, है ना? स्वपोषी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जो जीव जीव अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो आप अभी जो परितंत्र में हमने बताया, परितंत्र में जो उपभोक्ता होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी या विषम, ठीक है? विषमपोषी पेड़-पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में। जैसे कोई घास को खाता है, तो अगर दूसरा व्यक्ति कोई जीव है घास को नहीं खा सकता, घास खाने वाला वो खा लेगा। तो मतलब क्या है, प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में वो भोजन प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है? पेड़-पौधे से ही प्राप्त करता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे अगला है मानव के आहार नाल का विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन, ठीक है? अब यहाँ पे ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ बताने वाला है। अब ऐसे देख लो, मैं बता देता हूँ, जो भोजन होता है ना, भोजन मुख्य आप संरचना बनाइएगा, आपको डायग्राम बनाना अगर नहीं आता है भैया, ये चित्र बनाना नहीं आता, तो मैंने आपको बनवाया है ना? पूरा पढ़ाया कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट चित्र हैं, ये आपने पढ़ाया है, बनाना सीखो आप जा कर के। लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। सुनना, जो मुख होता है, मुख भौतिक पाचन भी करता है और रासायनिक पाचन करता है। भौतिक पाचन में क्या होता है, दाँत, जीवा जो होते हैं भोजन को बढ़िया चबाते हैं और बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं, लार में जो एंजाइम उपस्थित है, लाइसोजाइम वो मार देता है। कार्बोहाइड्रेट जो टाइलिन होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला, जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, वो पचाता है। मुँह का पीएच क्या होता है, 6.8 होता है, ये भी याद रखिएगा, स्लाइटली एसिडिक होता है। उसके बाद में आपका वो जो उदर होता है, यानी कि जो अमाशय होता है, अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे के लिए रुकता है और कुछ मात्रा में वहाँ पर आपको पता है किसका पाचन होता है, प्रोटीन का होता है यहाँ पे, है ना? प्रोटीन का पाचन होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन बहुत ना के बराबर होता है, आपको पता है ना? प्रोटीन को पचाने के लिए क्या होता है? पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, रेनिन केवल बच्चों में होता है, पेप्सिन मेनली एंजाइम होता है ना? तो एक्टिवेट कौन करता है? सक्रिय कौन करता है? पेप्सिनोजन के रूप में होता है, सक्रिय कौन करता है? एचसीएल करता है। हाँ, एचसीएल का पीएच मान कितना होता है? 1.3 के आसपास होता है आपके स्टमक में। ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में आपका छोटी आँत शुरू हो जाती है, छोटी आँत में। छोटी आँत में लगभग कंप्लीट भोजन का पाचन होता है, वहाँ पर जो 3-3 रस मिलते हैं। आपका अग्नाशयी रस मिलता है, यकृत का भी रस मिलता है और आँत का भी रस मिलता है। सभी प्रकार के एंजाइम और बढ़िया कंप्लीट भोजन का पाचन कर देते हैं। उसके बाद में छोटी आँत में ही भोजन का अवशोषण हो जाता है और बड़ी आँत में बचा-खुचा जल और खनिज अवशोषित हो जाता है, ये पाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ऐसे पूरा आपको विस्तार में लिखना है। आशा करते हैं आपको जो डाउट है, मतलब जो आपका ये जो क्वेश्चन्स है, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताएँ, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे, जैसा बन पड़ेगा हमसे वैसे देंगे। और हम मिलते हैं नए इंस्टॉल के सेट के साथ में, नया आपका जो सेट रहेगा, सेट नंबर 2 रहेगा। बहुत जल्द मिलेंगे और आपकी डेली क्लास लाइव होती है शाम को 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में, कभी भी लाइव होती है, कभी 12th की पहले चलती है, कभी 10th की पहले चलती है। आप ज़रूर जुड़िए, आपको फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ में या नए लेक्चर के साथ में, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।